गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ का ये केमिस्ट्री का वीडियो है और क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री में मैंने सेकेंड चैप्टर ठोस अवस्था में आपको मैंने पूरा चैप्टर इंट्रो में समझा दिया था और इंट्रो में समझाने के साथ साथ मैंने आपको एक टॉपिक भी समझा दिया था इंट्रो का कि ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस अवस्था के बारे में मैंने बच्चे दे दिया था। जैसे कि मैंने ये बताया था कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आप लोग कक्षा 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं और द्रवावस्था, गैस अवस्था हम 11th में पढ़ चुके हैं, हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। और ठोस अवस्था के बारे में मैंने बताया था कि ठोस अवस्था का आकृति, आकार, आयतन सब कुछ कैसा होता है, निश्चित होता है। और मैंने परिभाषा में लिखाया था, बताया था, कहा था कि आप लोग नोट कर लेंगे कि ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसके घटक कण का मतलब होता है जैसे कि अणु, परमाणु या आयन। जालक का मतलब होता है ये जो कण होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनको कहते हैं जालक कण। तो जालक में संकुल समृद्ध होते हैं, यानी कि समृद्ध संकुलित होते हैं। समृद्ध संकुलित का मतलब होता है आपस में जुड़े रहते हैं, एक क्लोज संरचना होती है, संरचना बंद होती है तथा गति करने में कैसे होते हैं, असमर्थ होते हैं। और ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। यह पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। यहाँ तक मैं बता चुका था और मैंने बता दिया था कि आयनिक ठोस और आणविक ठोस और सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस, इन सभी ठोस के बारे में मैंने बता दिया था। अब आपके सामने एक टॉपिक पड़ा हुआ है, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड्स का सामान्य वर्गीकरण। हमारे कहने का मतलब है कि ठोसों का सामान्य वर्गीकरण क्या है। तो देखो बच्चों, ठोसों का सामान्य वर्गीकरण जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट होता है संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था के आधार पर, यानी कि इकाई की व्यवस्था कैसे होती है, किस क्रम में होती है, तो उस व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। और दूसरा आता है बंधन बलों के आधार पर वर्गीकरण। तो ये आपका दो प्रकार का वर्गीकरण हो गया, एक संरचनात्मक इकाई के आधार पर और दूसरा बंधन बलों के आधार पर। तो हम चर्चा करेंगे आज संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो इस आधार पर जो वर्गीकरण होता है, इस आधार पर संरचनात्मक व्यवस्था के आधार पर जो ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, दो प्रकार के ठोस होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। भाई, क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिस्टल होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं। भाई, क्रिस्टल तो दोनों में होते हैं, परंतु इनकी व्यवस्था जो होती है नियमित और निश्चित नहीं होती है। तो हम चर्चा करते हैं आज क्रिस्टलीय ठोस की। देखिए, ये ठोसों का वर्गीकरण चैप्टर्स जो है, तो क्रिस्टलीय ठोस हो या अक्रिस्टलीय ठोस, तो इन ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे का पूरा मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे होता है, पूरा सब खेल इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। समझ में आया? सब खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का खेल है। अब क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं, है ना, ये दिशात्मक होते हैं कि दिशात्मक नहीं होते हैं, इनकी प्रकृति ज्यामिति होती है कि ज्यामिति नहीं होती है, इनकी व्यवस्था रैखिक होती है कि रैखिक व्यवस्था नहीं होती है। इस प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू आपको हम क्रिस्टलीय और नॉन क्रिस्टलीय के पॉइंट में हम आपको बताएंगे। तो मैंने बताया कि संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा आता है अक्रिस्टलीय ठोस। हम चर्चा करेंगे आज क्रिस्टलीय ठोस की। क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस?
क्रिस्टलीय ठोस की जो संरचनात्मक इकाइयां होती है, अर्थात इकाई होती है, तो इकाई में अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है। तो अणु हो चाहे परमाणु हो चाहे आयन हो, वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। निश्चित प्रकार का व्यवस्थित का मतलब है कि पहले धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन और फिर ऋणायन। तो इस प्रकार के आयनों की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। ठीक है, इस प्रकार के आयनों की पुनरावृत्ति कैसी होती है? बार बार होती है। इसे कहते हैं नियमित प्रकार से व्यवस्थित होना। तो हमारे कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस में संरचनात्मक इकाई जो है वो एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित होती है, और इस प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक धनात्मक, इस प्रकार की लगातार पुनरावृत्ति होती है। और इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति के कारण ही, इस व्यवस्था की पुनरावृत्ति के कारण ही क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति होती है, जो अभिन्यास होता है, वो कैसा होता है? जो निश्चित होता है। कहीं भी इसमें किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं है, सीधा सीधा धन ऋण धन ऋण ऋण धन ऋण धन धन ऋण, ये पुनरावृत्ति लगातार चलती रहती है। और यह ठोसों की प्रकृति प्रदर्शित करता है। कौन करता है? क्रिस्टलीय ठोस। अब हमारे कहने का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, यह पुनरावृत्ति लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब और भी इसके पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों का संगलन जो होता है, संगलन का मतलब होता है गलनांक बहुत ही तीक्ष्ण होता है, यानी कि बहुत अधिक ताप जब लगता है तब ये ठोस पिघलते हैं। जब बहुत अधिक ताप लगेगा तब ठोस कैसे होते हैं? पिघलते हैं। और क्या होता है कि प्रत्येक ठोस की जो गलन उष्मा होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। प्रत्येक ठोस, एवरी सॉलिड्स, प्रत्येक ठोस की जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसे गलनांक कहते हैं, वो कैसा होता है? निश्चित होता है। अब क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात विभिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण के मान जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। विभिन्न दिशाओं में, दिशा का मतलब होता है जैसे दिशाएं होती है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो इनकी दिशाएं जो कैसी होंगी, वो कैसी होती है? आपकी दिशाएं भिन्न भिन्न प्रकार की दिशाएं इनकी होती हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिल्वर आयोडाइड एक आपका ठोस उदाहरण है, और एक दिशा में ऊष्मीय प्रसार ऋणात्मक का मान जो होता है वो कैसा होता है? इसका मान धनात्मक होता है, जबकि दूसरी दिशा में इसका जो मान होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब हम क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की जो क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित प्रकार की संरचनात्मक की पुनरावृत्ति होती है, और ये संरचनात्मक इकाई क्रिस्टल के त्रिआयामी जालक में फैली रहती है। क्रिस्टल के त्रिआयामी जालक यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में ये फैली रहती है। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस का जो रेंज होता है, जो परास होता है, वो ठोस कैसा होता है? दीर्घ परास होता है। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परास व्यवस्था रखते हैं, अर्थात दीर्घ परास व्यवस्था वाले ठोस क्रिस्टलीय ठोस कहे जाते हैं। जैसे NaCl, जैसे NaCl में क्रिस्टल जो होता है वो एकांतर स्थलों पर स्थित रहता है। इनकी द्विआयामी व्यवस्था को निश्चित प्रकार से दर्शाया जाता है। इनकी द्विआयामी व्यवस्था कैसी होगी? तो इस प्रकार से देखो, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस, और Na प्लस
और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, और यह क्रम चलता रहता है। द्विआयामी है, Na से प्लस स्टार्ट होता है, माइनस खत्म होता है, और माइनस स्टार्ट होता है तो किस खत्म होता है, प्लस फर्स्ट खत्म होता है। तो इनकी जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, द्विआयामी होती है। तो एवरी सॉलिड्स इन स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, टू डायमेंशनल, द्विआयामी व्यवस्था उनकी होती है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार से इनकी व्यवस्था कैसी होती है, त्रिआयामी भी होती है। त्रिआयामी मतलब कहने का मतलब है कि जैसी व्यवस्था द्विआयामी फैली रहती है, ठीक इसी प्रकार से व्यवस्था है कि त्रिआयामी व्यवस्था भी फैली रहती है। अब हम बात करेंगे आकृष्टलीय ठोस की बात करेंगे। आकृष्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनकी, आकृष्टलीय ठोस की हम बात करेंगे, आकृष्टलीय ठोस। भाई क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत NaCl अर्थात साधारण नमक, सुक्रोज अर्थात चीनी, डायमंड अर्थात हीरा, क्वार्टज यानी कि बारू या रेत, सिल्वर आयोडाइड, तो इस प्रकार के जितने भी मैंने उदाहरण बताए हैं वो सारे सारे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। अब आकृष्टलीय ठोस कौन से होते हैं, ऐसे ठोस जो पूर्णतः ठोस नहीं होते हैं, अर्थात जिनमें बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं, अर्थात इनमें लघु परास पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परास और अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु परास पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों की व्यवस्था, आकृति सब कैसी होती है, निश्चित होती है, नियमित होती है और विषम दैशिक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की आकृति आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, कहीं तो निश्चित होता है उसके बाद वो कैसा रहता है, अनिश्चित हो जाता है, और इनके परास जो होता है वो कैसा होता है, लघु परास होता है, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, मोम, इस प्रकार के समस्त उदाहरण जो होते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत हो गया। अब हम ये पहला वर्गीकरण हमारा कौन सा था, शासनात्मक इकाई व्यवस्था के आधार पर। अब उसके बाद दूसरा वर्गीकरण आपका आता है बंधन बलों के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण कौन सा आता है आपका, दूसरा वर्गीकरण आपका आता है बंधन बलों के आधार पर। बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों, आज आपको हम बता दे रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, आई मीन टू से सोमवार, मंगलवार और बुधवार को फर्स्ट केमिस्ट्री का वीडियो आपको हम अपलोड करेंगे, और गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को हम सेकेंड केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। ये मैंने आपका आज से टाइम टेबल बना दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं बंधन बलों के आधार पर। भाई बंधन बल के आधार पर क्या होता है, मतलब कहने का है कि ऐसे क्रिस्टल, अब वो क्रिस्टल अणु हो, परमाणु हो, चाहे वो आयन हो, वो बंधन से बने होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि समस्त अणुओं में बंध पाए जाते हैं। और बंध कितने प्रकार के होते हैं, वैसे बंध तो 3 प्रकार के होते हैं, वैध संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध। ठीक प्रकार के ऐसे बंध इसमें भी है। तो क्या आता है, आणविक ठोस, मतलब बंधन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों की संरचनात्मक इकाइयां भिन्न भिन्न होती हैं। क्रिस्टल में इनके मध्य लगने वाले ससंजन बल, व्हाट इज दिस ससंजन बल और संजन बल, वही वह बल जिनमें कण बहुत समीप में होते हैं, पास पास में होते हैं, चिपके होते हैं, ऐसे बलों को हम ससंजन बल कहते हैं। और जिनके कण दूर दूर होते हैं उन्हें हम आसंजन बल कहते हैं। तो ससंजन बल भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। संरचनात्मक इकाइयां तथा ससंजन बलों के आधार पर
क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो नंबर 1 आता है आणविक ठोस, और नंबर 2 आता है आयनिक ठोस, और नंबर 3 आता है सहसंयोजी ठोस, और नंबर 4 आता है धात्विक ठोस। तो पहला आता है आपका कौन सा? आणविक ठोस, 4 समझाएंगे। दूसरा कौन सा आता है? आयनिक ठोस, और तीसरा आता है सहसंयोजी ठोस, और चौथा आता है धात्विक ठोस। ठीक, तो पहले चर्चा करते हैं हम आणविक ठोस की। क्या करते हैं भाई? 4 प्रकार के ठोस होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होते हैं? इस प्रकार के ठोस त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित रहते हैं। आणविक ठोस जो होते हैं वो इस प्रकार के ठोस, यानी कि आणविक ठोस त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं, और इन ठोसों के मध्य में दुर्बल वान डर वाल्स बल पाया जाता है। दुर्बल वान डर वाल्स बल का मतलब होता है कि इनके अणुओं के मध्य में जो बल होता है वो आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए ऐसे बल को हम दुर्बल वान डर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है। तो इनमें मतलब ये प्रायः कैसे होते हैं? मृदु मतलब मुलायम होते हैं। और गलनांक कैसा होता है? इनका गलनांक कम होता है। वाष्पशील होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनमें गलनांक भी कम होता है। जैसे जैसे कि हम बात करें शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस CH4 मैथेन, और I2 आयोडीन आदि, इस प्रकार के आणविक ठोस के उदाहरण होते हैं। पर जी आणविक ठोस क्या होता है? तो ऐसे ठोसों की जो व्यवस्था होती है, जो ज्यामिति होती है, वो त्रिआयामी होती है। मतलब आणविक ठोस जो होते हैं वो त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं, और इनमें कम गलन ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनका गलनांक कम होते हैं, और ये कैसे होते हैं? और ये प्रायः मृदु होते हैं, जैसे शुष्क बर्फ, ठोस मीथेन, आयोडीन आदि, इस प्रकार के इनके उदाहरण आते हैं। अब बात करते हैं हम आयनिक ठोस की बात करते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होता है भाई? साफ सी बात, आयनिक ठोस अवयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। जब धनायन और ऋणायन होंगे तो धन एवं ऋणावेश युक्त आयन, धन एवं ऋणावेश युक्त आयन एक त्रिआयामी जालक में व्यवस्थित होते हैं, और ये जालक द्विआयामी में व्यवस्थित होते हैं, और इसी प्रकार से ये त्रिआयामी में भी व्यवस्थित होते हैं। प्रायः इनके मध्य में क्या पाया जाता है? अरे भाई, इनके मध्य में प्रबल विद्युत स्थैतिक बल। प्रबल विद्युत स्थैतिक बल का मतलब होता है धनायन और ऋणायन एक दूसरे से प्रबलता के साथ, मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये उच्च गलनांक वाले, कठोर, भंगुर, विद्युत, ऊष्मा और दुर्बल चालक होते हैं। जैसे में क्या आता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, है ना, और AgI और ZnS आदि, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। कहने क्या है? इस प्रकार के ठोस जो होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं भाई? 2 परमाणुओं के मध्य में इलेक्ट्रॉनों का साझा का हो जाना। भाई मैंने पहले ही बताया, ठोसों में इलेक्ट्रॉनों का जादू होता है, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है ना। तो आयनिक ठोस में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चलते हैं धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर। अणु में क्या होता है? दोनों परमाणु में एक दूसरे की ओर इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है, स्थानांतरण होता है। सहसंयोजी ठोस में क्या होता है? दोनों परमाणु के मध्य में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध, और इस प्रकार के ठोस को हम आयनिक सहसंयोजी बंध, और इस प्रकार के ठोस को हम सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं। तो क्या होता है? सहसंयोजी ठोस जो होते हैं, एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु एक त्रिआयामी जालक में परस्पर सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, और यह अत्यंत प्रबल संयोजकता बंध बल का निर्माण करते हैं। ये इनकी
कठोरता कैसी होती है, ये अत्यंत कठोर होते हैं और अत्यधिक ऊष्मा वाले होते हैं और विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। जैसे विद्युत की दुर्बल चालक का मतलब इनमें विद्युत की चालकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है, जैसे डायमंड में, क्वार्ट्ज में, सिलिकॉन में और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। अब उसके बाद आपका चौथा कौन सा आता है, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस की हम बात करते हैं तो धात्विक क्रिस्टल कह दो तो चाहे धात्विक ठोस कह दीजिए, बात एक ही होती है क्योंकि क्रिस्टल ठोस होते हैं। तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में, भाई धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल की हम बात कर रहे हैं, तो धातुओं में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं और समस्त आयन एक दूसरे में डूबे हुए होते हैं। तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में, मतलब वे इलेक्ट्रॉन का सागर जहां इलेक्ट्रॉन का आवागमन होता है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉनों के सागर में स्थित धनात्मक आयन विद्युत को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत को आकर्षित करते हैं और ये धात्विक चमक वाले होते हैं तथा ये ऊष्मा के चालक होते हैं। तो धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे धातु के नाम जानते ही हो, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, जस्ता और समस्त मिश्र धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उनके धनायन के कारण और विद्युत आकर्षण के कारण होता है। ठीक है बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। भाई नेट का अभाव रहता है, इतना तो नहीं मिलता है नेट, है ना, आप समझते होंगे। और मैं बता दूं, अभी तक मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री का एक चैप्टर फिनिश कर दिया है और फर्स्ट केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉलिड स्टेट में आपको मैंने इंट्रो दे दिया और ठोसों का परिचय बता दिया, ठोसों का वर्गीकरण मैंने आज कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम कल वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। मैंने बता दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार फर्स्ट केमिस्ट्री और शेष गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को सेकंड केमिस्ट्री का आपको ऑनलाइन वीडियो आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसे समझेंगे, पढ़ेंगे और अपना कॉलेज का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कट्टा फिकेशन मत करिए, पढ़ने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए।